नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि आजकल नेट का जो एग्ज़ाम का तरीका है उसमें जो सवाल पूछने का तरीका है बिल्कुल बदल चुका है। तो आज हम रामचंद्र शुक्ल के उन प्रमुख कथनों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई तरीक़ों से पूछा जाता है। असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन की तरह में पूछा जा सकता है, या एक क्वेश्चन में जो 5 वो रहते हैं, सेंटेंसेस रहते हैं, उस तरीके से पूछा जा सकता है कथनों के माध्यम से। और पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है किसका है, और आलोचक का नाम पूछा जा सकता है। तो कई तरीक़ों से ये प्रश्न बनते हैं, और अगर आपको ये कथन पता होंगे तो आप क्वेश्चन को कम से कम एलिमिनेट करके उस ऑप्शन को आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इससे आपके 4 या 5 नंबर इस क्लास से आपके पक्का ज़रूर होने वाले हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हो सके तो कॉपी और पेन रखिए, और हो सके तो आपको जो कथन नहीं पता हो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है और पूछा जाएगा। और ये देखिए, मैं आज उन कथनों को लेके आया हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड है, कई बार मतलब कई वर्षों से वो प्रश्न वो कथन बार बार बन रहे हैं इनसे। तो देखिए, शुरुआत करेंगे आदिकाल से, जिसको हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो आदिकाल और वीरगाथा काल के नाम से देखिए कौन से प्रश्न मतलब कौन से कथन यहाँ से आते हैं। तो देखिए, कथन नंबर पहला क्या है, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और नामकरण। इस पे प्रश्न बनता है, कथन क्या पूछा जाता है शुक्ल के, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव माना जा सकता है। तो ये देखिए, ये है कथन, और ये देखिए 2 बार पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 2019 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है इस कथन को। तो देखिए, इस कथन को 2 बार पूछा गया है, 1 साल के गैप के बाद ही इसको पूछा गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं क्या है। आचार्य शुक्ल ने यह स्पष्ट किया है कि हिंदी भाषा का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश के रास्ते होते हुए लोक भाषा ने हिंदी का रूप लिया। परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इसको 2 बार पूछा गया, तो कितना महत्वपूर्ण है और आपके लिए मतलब ये पूछा जा सकता है। अब देखेंगे हम दूसरा कथन, जो कि सिद्धों और योगियों की वाणी का प्रभाव के ऊपर है। तो देखिए क्या है कथन, वज्रयानियों के इन साधनों से फूटने वाली सांप्रदायिक धारा ही आगे चलकर नाथपंथियों और संतों के यहाँ जोगियों के रूप में प्रकट हुई। तो ये कथन जो है शुक्ल का है, और किसके बारे में है, सिद्धों और योगियों के बारे में है। तो ये कथन आपको पता होना चाहिए। और देखिए, ये 2020 में ये कथन पूछा गया है। उसके बाद देखिए इसकी व्याख्या क्या है। शुक्ल जी ने सिद्धों के वामाचार और योग साधना के प्रभाव को रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा का प्रभाव आगे चलकर हिंदी के निर्गुण संतों, विशेषकर नाथपंथियों पर पड़ा। तो ये जो है पूछा गया है। और ये कथन देखिए, जितने भी कथन आज हम करने वाले हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मैं 50 कथनों को लेके आया हूँ। तो इस पूरे लेक्चर को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब देखेंगे विद्यापति की पदावली और उनके श्रृंगार पे किस प्रकार का कथन शुक्ल ने कहा है और कब पूछा गया है। विद्यापति इन पदों के कारण ही मैथिल कोकिल कहलाए। इनके पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें जयदेव के पदावली के समान सौंदर्य और माधुर्य है। तो ये देखिए, ये 2018 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया, मतलब कि 4 साल के गैप के बाद इसको पूछा गया। तो इसीलिए PYQs करने के लिए कहते हैं जितने भी टीचर्स हैं पढ़ाने वाले कि PYQs कीजिए, क्योंकि उससे जो होता है हमारा 40 से 50% एक अच्छा स्कोर हम वहाँ से कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसका विश्लेषण क्या है। विद्यापति की ख्याति उनकी पदावली, जो कि राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, के कारण है। शुक्ल जी ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि माना है, न कि भक्त कवि। आपको पता ही है कि इनके बारे में एक और कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं कि गीत गोविंद के पदों को भी मतलब ये किया गया है। तो इस पर शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। तो विद्यापति पर ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए आगे हम उस कथन को भी देखेंगे। विद्यापति की पदावली का रहस्यवाद क्या है।
इन पदों के संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि ये वैसे ही श्रृंगार के पद हैं जैसे जयदेव के। इन्हें भक्त के पद समझना बहुत बड़ी भूल है। और देखिए ये 2017 और 2023 में आया है। ये भी विद्यापति के बारे में है। विद्यापति से मतलब हर साल हर मतलब शिफ्ट में एक प्रश्न पक्का होता ही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इनके प्रिय एक तरह से वो हैं, टॉपिक के रूप में कह सकते हैं कि इनसे एक प्रश्न बनता ही बनता है। यह शुक्ल जी का सबसे विवादास्पद और प्रसिद्ध कथन है। अक्सर परीक्षा में यह कथन देकर पूछा जाता है कि विद्यापति के पदों के संबंध में यह स्पष्टीकरण किसने दिया। शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि विद्यापति के पद अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद के प्रतीक नहीं बल्कि लौकिक श्रृंगार के रूप हैं। ठीक है, तो ये विद्यापति के बारे में कथन है। आप देखिए कथनों को देखते जाइए, आपको जितने भी कथन मिलेंगे सारे महत्वपूर्ण और वो कथन मिलेंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो। आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो का जो है 27वां सर्ग रेवा तट लगा हुआ है जिसमें 69 कुल सर्ग हैं। तो उसके बारे में देखिए क्या शुक्ल ने कहा है। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि शुक्ल जी ने ही माना है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानना चाहिए, ये उनके तरफ से है। लेकिन शुक्ल जी जो है पृथ्वीराज रासो की जो रचना है उसको अप्रमाणिक मानते हैं, मतलब कि ये जो रचना है जाली कहते हैं इसको, है ना। तो ये देखिए कथन क्या है, इसको एक बार और हम देखते हैं। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानना चाहिए, ये कथन शुक्ल का है। और परीक्षा में कब पूछा गया, 2019 और 2022 में। ये कथन के रूप में पूछे गए प्रश्न है कि एलिमिनेट करने के लिए आए होंगे, ऐसे प्रश्न इनसे बने हैं। ठीक है, यद्यपि रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है परंतु आचार्य शुक्ल ने ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर चंद बरदाई और उनके ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकवि और महाकाव्य का दर्जा दिया है। तो ये शुक्ल जी ने दिया है, इसको आपको याद रखना है और इससे प्रश्न जो है बनता ही बनता है। अब देखिए रासो ग्रंथों की भाषा और रूप के ऊपर शुक्ल जी ने क्या कहा है। भाषा का ठेठ रूप जो बूंदी कोटा आदि की तरफ है वह इन रासों में नहीं मिलता। इन ग्रंथों की भाषा पिंगल या डिंगल है। आपको पता होगा पिंगल और डिंगल क्या है। पिंगल वह भाषा है जो ओजपूर्ण है, डिंगल वो भाषा है जिसमें माधुर्य या की मतलब कि पिंगल राजस्थानी मिश्रित भाषा है और डिंगल जो है वो ब्रज मिश्रित है जो कि माधुर्यपूर्ण है। और ये देखिए ये पूछा गया है 2020 में। अब देखिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। शुक्ल जी ने वीरगाथा कालीन काव्यों की भाषा की बनावट पर प्रकाश डालते हुए डिंगल राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश और पिंगल ब्रज मिश्रित अपभ्रंश के स्वरूप को स्पष्ट किया है। तो मैंने ऊपर थोड़ी गलती कर दी थी, मैंने उल्टा कह दिया था, तो इसके लिए आप यहाँ सुधार कर सकते हैं। और देखिए ये भी प्रश्न बनता है कि पिंगल और डिंगल के बारे में पूछा जाता है कि रासो जो ग्रंथ है ना वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो डिंगल पिंगल आपको पता होना चाहिए कि डिंगल जो है ओजपूर्ण भाषा है जिसमें क्या है राजा महाराजाओं का वर्णन है, उनके शौर्य का वर्णन है। तो शौर्य का वर्णन कभी भी किया जाता है तो ओजपूर्ण होता है, उसमें ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे हम भूषण की वीर रचनाओं को देखते हैं, छत्रसाल पढ़ते हैं, शिवा वामनी पढ़ते हैं, तो उस तरह की भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और पिंगल जो है ब्रज मिश्रित भाषा है। तो आपको पता ही है पिंगल जो है उसमें माधुर्य है, बहुत ही ज़्यादा मधुरता हमें देखने को मिलती है। खुमान रासो का रचना काल। देखिए खुमान रासो का रचना काल, खुमान रासो की जो प्रति वर्तमान में उपलब्ध है उसका रचना काल 9वीं शताब्दी न होकर 17वीं शताब्दी जान पड़ता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कथन है और खुमान रासो से प्रश्न जो है कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये 2017 में आया हुआ है। दलपति विजय द्वारा लिखा गया है खुमान रासो। और खुमान रासो के ऐतिहासिक कालक्रम पर संदेह व्यक्त करते हुए शुक्ल जी ने इसके
प्रक्षिप्त अंशों और रचनाकाल में संशोधन की बात कही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भक्ति काल के ऊपर अब देखेंगे कि भक्ति काल के ऊपर क्या कथन हैं जो शुक्ल के बनते हैं। भक्ति आंदोलन का उदय और पराजित मनोवृत्ति, आपको पता ही है कि इनका एक प्रमुख कथन है भक्ति आंदोलन के बारे में। तो देखिए क्या है, देश में मुसलमानों के आगमन के पहले भक्ति का जो श्रोता दक्षिण से उत्तर की ओर आया, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण पराजित हिंदू जाति के निराश हृदय ने अपनी स्वाभाविक सांस्कृतिक रक्षा के लिए अपनाया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है और बहुत बार पूछा गया है, और इससे किसी भी तरह से मतलब प्रश्न जो है बनाया जा सकता है और बनता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। और आजकल क्या है, प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए पूरी स्टेटमेंट दे देगा और एक वर्ड कहीं से हटा देगा और दे देगा ऑप्शन में कि कौन सा वर्ड वहाँ पे होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। तो आपको जो है पूरा कथन जो है ना रटा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है देखिए 2 बार बन चुका है, 18 में और 2021 में। यह आचार्य शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित समाजशास्त्री एवं ऐतिहासिक सिद्धांत है। उनका मानना था कि जब जनता राजनीतिक रूप से पराजित हो गई और उनका पुरुषार्थ समाप्त हो गया, तब उस भगवान की शरण उनके पास भगवान की शरण या भक्ति लेने की एकमात्र उपाय समझा। मतलब शुक्ल जी यहाँ बताते हैं कि जो हिंदू जनता थी, यहाँ की जो जनता थी, वो बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो गई थी। तो उनके पास भगवान के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कथन का खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं, ये जो भक्ति धारा चल आ रही थी वह स्वाभाविक जनता का विकास है। ठीक है, मतलब ये जो था, अगर इस्लाम का आक्रमण नहीं भी होता तो भी ये जो भक्ति आंदोलन था इसका होना तय था। तो वो स्वाभाविक बताते हैं, लेकिन ये मुस्लिम आक्रमणकारियों को बताते हैं शुक्ल जी। वहीं देखिए कबीरदास की भाषा और वाणी के ऊपर क्या कहते हैं। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी, उनमें मेल मेल के शब्द और बोलियों का मिश्रण था। आपको पता है कि कबीर की भाषा के ऊपर कितने प्रश्न बनते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, वहीं श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है। तो ये जो है पता होना चाहिए, और ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2017 और 2019 में। विश्लेषण देख लेते हैं इसका क्या है, विस्तृत विश्लेषण। कबीर की अनपढ़ता और उनकी वाणी में विभिन्न प्रांतीय भाषाओं, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, खड़ी बोली के शब्दों के मेल को शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये तो कॉमन फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए। जो पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये क्लास, और जो कर रहे हैं रिवीजन पर्पस से सबसे ज़्यादा बेस्ट क्लास मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप उन तथ्यों को देख पाएंगे जो कि पूरी किताब का एक तरह से निष्कर्ष कहा जा सकता है। आप पूरी किताब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तब जाके इन कथनों को जान पाएंगे, इन चीज़ों को जान पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया, इन सभी कथनों को याद कर लिया, तो समझिए आपको रामचंद्र शुक्ल से इनसे बाहर ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब देखते हैं कबीर की उलटबासियों के ऊपर क्या कथन है। कबीर की वाणी में जो कुटीतियाँ या उलटबासियाँ मिलती हैं, उनका पुराना रिश्ता नाथपंथियों की सदुक्कड़ी और योग साधना की भाषा से है। तो ये जो कथन है उलटबासियों पे कहा गया है, कबीर की वाणी में जो कटुतियाँ या उलटबासियाँ मिलती हैं, उनका पुराना रिश्ता नाथपंथियों की सदुक्कड़ी और योग साधना की भाषा से है। और ये देखिए 2020 में पूछा गया नेट के एग्ज़ाम में, और इसका जो व्याख्या है इसको हम देखेंगे। कबीर के पदों में बौद्ध और नाथ सिद्धों के प्रभाव को दर्शाते हुए शुक्ल जी ने उनकी उलटबासियों की परंपरा को समझाया है। तो ये जो है
कबीर के बारे में है। और भक्ति काल में जो ज्ञानाश्रय शाखा के ये संत कवि हैं महत्वपूर्ण, इनके बारे में प्रश्न बनता है और बहुत बेजोड़ प्रश्न बनते हैं इनसे। ठीक है। जायसी जो कि प्रेम शाखा से हैं। जायसी की प्रेम गाथा और लोक संस्कृति। जायसी ने प्रेम की ऐसी उच्च और उदात्त भूमि का प्रदर्शन किया है जहां पहुंचकर लौकिक प्रेम अलौकिक रहस्य में बदल जाता है। तो जायसी के बारे में ये कथन है। और जायसी जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं भक्ति काल में और प्रेम शाखा के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं। और इनसे देखिए 2 बार ये प्रश्न बन चुका है, 2019 और 2022 में। इसका विश्लेषण देखते हैं। पद्मावत इनकी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है और सिलेबस में लगा भी हुआ है। तो पद्मावत के महाकाव्यात्मक की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी बताते हैं कि किस प्रकार जायसी ने साधारण कथा के माध्यम से मानव जीवन के गंभीर और प्रेम की पीर को उजागर किया है। ये जो क्लास है हर उस हिंदी एस्पिरेंट के लिए यूज़फुल है जो कि किसी भी हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम दे रहे, टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड, किसी भी मतलब हिंदी से जुड़ा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे तो उसके लिए ये क्लास जो है यूज़फुल रहने वाली है। फिर देखिए पद्मावत की अतिशयोक्ति और नासिकाभेदी वर्णन। आपको पता है कि नक्सिक वर्णन किया जाता था कब? रीतिकाल में, लेकिन उससे पहले भी हमें देखने को मिलता है पद्मावत में। पद्मावत में देखिए क्या है, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। इस पे भी प्रश्न बनता है। जायसी की भाषा के बारे में पूछा जाता है और तुलसीदास की भाषा के बारे में पूछा जाता है। तो जो जायसी की भाषा है वह ठेठ अवधी है और उनकी प्रबंध पद्धति में फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मसनवी शैली क्या है आपको पता होगा कि सूफी काव्य से जो प्रभाव इनको मिला, सूफी संतों का प्रभाव और जो शैली मतलब इनके रचनाओं में देखने को मिलता है, उसी को हम मसनवी शैली कहते हैं। और 2018 में और 2021 में इससे प्रश्न बन चुका है, ये कथन आ चुका है। देखिए इसका विस्तार रूप देखते हैं। जायसी के काव्य रूप पर भारतीय कथा परंपरा और फारसी मसनवी शैली, हमद, नात, प्रशस्ति आदि के सम्मिश्रण को शुक्ल जी ने विश्लेषित किया है। देखिए मसनवी शैली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मसनवी शैली है क्या। जायसी के काव्य रूप पर भारतीय कथा को उठाया गया है और फारसी मसनवी शैली जो सूफियों के द्वारा एक तरह से शैली एक तरह से अपनाई गई, उस शैली का अपनाकर दोनों को मिलाकर के जो चीज़ों का गढ़ा गया उसी को मसनवी शैली कहते हैं। और उसका बारे में शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। अब देखिए सूरदास के बारे में। तो सूरदास की वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन, सूरदास का जो है वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूर सागर का कोई पद ऐसा है जिससे यह प्रतीत होता है कि वात्सल्य और श्रृंगार का ऐसा कोना कोना झांकने वाला कभी दूसरा नहीं हुआ। ये जो है कथन देखिए पूछा जाता है, श्रृंगार का ऐसा कोना कोना झांकने वाला कभी दूसरा नहीं हुआ। पूछा जाता है कि सूरदास जो है वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। इस तरह से भी प्रश्न बनाया जाता है और पूछा जाता है कि ये कथन किसके बारे में और किसने कहा है। तो सूरदास जी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है और 2017 में और 2020 में ये परीक्षा में आ चुका है। इसका देखिए विश्लेषण देखते हैं क्या है। सूरदास जी की मौलिकता और बाल स्वभाव के मनोवैज्ञानिक चित्रण की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि वात्सल्य रस का जितना कोना कोना सूर ने झांका उतना किसी और ने नहीं। तो यही स्टेटमेंट कई बार पूछी गई है और पूछा जाता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है, सूर को गोपियों का वाग्मिता और व्यंग। तो देखिए क्या है, सूर की गोपियों का वाक चातुर्य और व्यंग इतना तीखा है कि उद्धव के योग संदेश को पूरी तरह से परास्त कर देता है। ये कथन देखिए पूछा जाएगा और समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो सूर की गोपियों का वाक चातुर्य और व्यंग इतना तीखा है कि उद्धव के योग
संदेश को पूरी तरह से परास्त कर देता है। तो उद्धव के संबंध में सूरदास से ये प्रश्न बनता है और 2019 में और 2022 में ये आ चुका है एग्जाम में। व्याख्या देखते हैं। भ्रमर गीत सार के माध्यम से शुक्ल जी ने सूरदास की दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक गहराई को रेखांकित किया है और जहाँ ज्ञान पर प्रेम की विजय होती है। तो सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में और सूरदास की जितनी रचनाएं हैं, तुलसीदास की जितनी रचनाएं, कबीर के बारे में और जायसी के बारे में, इन सभी के बारे में जो कथन है शुक्ल के, वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। इनकी सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए और उन रचनाओं का जो कथानक है, कथ्य है, वो क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मिलान में इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल से पूछे जा रहे हैं और जो गहराई से अध्ययन नहीं करेगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखिए क्या है, तुलसीदास की लोक हितैषी भावना समन्वय का विराट चेष्टा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य है, ये पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए 2018 में भी आया है और 2020 में भी आया है और 2024 में भी आया है। 3 बार इसी कथन को देकर पूछा गया है तुलसीदास के बारे में कि जो समन्वय की विराट चेष्टा किस में हमें देखने को मिलती है, तो तुलसी में देखने को मिलती है। किसका कथन है, तो शुक्ल जी का कथन है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ इतना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ग्रंथों में से एक है और इनसे प्रश्न जो है कि कोई भी एग्ज़ाम हो इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। और कुछ ऐसे रचनाएं हैं, रचनाकार हैं जिन पर प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये सभी आपको बिल्कुल पता होने चाहिए और इनके आने की संभावना जो होती है बहुत ज़्यादा रहती है। अब देखिए क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से पहले शुक्ल जी ने भी तुलसीदास के समाज सुधारक और समन्वयवादी रूप को पहचाना। तुलसी ने ज्ञान, कर्म, निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव आदि सभी विरोधों का अद्भुत सामंजस्य बैठाया। ये शुक्ल जी ने जो कहा है उसी का विस्तार रूप है। रामचरितमानस, देखिए जैसा कि नेट के सिलेबस में रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा हुआ है, तो रामचरितमानस और प्रबंध पद्धति, इसके बारे में क्या प्रश्न बना है। हिंदी काव्य की जितनी प्रगल्भ और परिपक्व प्रबंध पद्धति रामचरितमानस में दिखाई पड़ती है उतनी अन्यत्र नहीं। ये जो है 2017 में और 2021 में आया है। और देखिए क्या है, रामचरितमानस की संरचना और कथा गंथन की श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हुए शुक्ल जी ने इसे हिंदी का सर्वोच्च प्रबंध काव्य माना है। तो रामचरितमानस की संरचना और कथा ग्रंथन की श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हुए शुक्ल जी ने इसे हिंदी का सर्वोच्च प्रबंध काव्य माना है। तो ये जो कथन है 2 बार पूछा जा चुका है और इसका देखेंगे, इसका विस्तार क्या है, विश्लेषण। अब देखिए क्या है, तुलसीदास की लोक मंगल की साधना। अगर लोक मंगल, समन्वय की चेष्टा और चित्तवृत्ति, इस तरह के अगर आपको शब्द दिखे तो समझिए कि ये शुक्ल से ही पूछे जा रहे हैं कि लोक मंगल की भावना सबसे ज़्यादा शुक्ल जी ने ही प्रयोग किया है और चित्तवृत्ति, इस तरह के शब्दों का प्रयोग उनकी पुस्तक में ही हमें देखने को मिलता है। तो तुलसीदास जी का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जनता के बीच ऐसे समय में आए जब लोग निराश थे। उन्होंने जनता को लोक मंगल की भावना से जोड़ा। और ये जो है देखिए, परीक्षा वर्ष 2020 और 2022 2 साल आए हैं और कैसे आप देख ही रहे होंगे कि कोई भी जो कथन है वो ज़्यादातर 1 से 2 साल के गैप में पूछा जा रहा है। इसीलिए सभी टीचर कहते हैं कि PYQs करो, क्योंकि PYQ से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होता है और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दुख आपको वो देगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं। कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा दुख देगा और वही जो है मतलब एग्ज़ाम से आपको बाहर करता है, कंपटीशन से आपको एक तरह से आउट कर देता है। विस्तृत विश्लेषण क्या है, तुलसी का काव्य केवल आत्मसुख के लिए नहीं बल्कि लोक संग्रह और लोक मंगल के लिए था, जिसे शुक्ल जी ने
बार बार रेखांकित किया है। तो तुलसी जी के बारे में यह है, लोक मंगल की भावना जो है तुलसी जी में देखने को मिलती है, तुलसीदास में। ठीक है। मीराबाई की भगवत भक्ति के ऊपर क्या कथन है? मीरा की वाणी में अनन्य प्रेम की वैचन्य और आर्त पुकार स्पष्ट सुनाई देती है। मीरा की वाणी में अनन्य प्रेम की वैचन्य और आर्त पुकार स्पष्ट सुनाई देती है। और 2019 में ये आया हुआ कथन है, और मीरा से भी प्रश्न अब बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। कथन कारण में, असर्शन रीजन में, इस तरह से उनके भी कथन आने लगे। तो देखिए क्या है, कृष्ण भक्ति की मस्कनी धारा में मीरा की अनन्यता और उनकी सहज राजस्थानी ब्रज मिश्रित भाषा की विशेषता पर शुक्ल जी का यह मत है। तो ये मत जो है मीरा के बारे में है। अब देखेंगे हम रीतिकाल के बारे में, जिसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए क्या है, रीतिकाल का नामकरण और लक्षण ग्रंथों की परंपरा। लक्षण ग्रंथ, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रीतिकाल के बारे में आपको पता होगा कि रीतिकाल में 3 प्रकार की धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हिंदी में रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना जाना चाहिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कथन तो यही है कि जो रामचंद्र शुक्ल है ना, केशव दास को नहीं मानते कि रीतिकाल से। ज़्यादातर जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि रीतिकाल का आरंभ जो है 1555 केशव दास के आने से हुआ, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का मत यहाँ पे अलग है। वो चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का वो मानते हैं, आरंभकर्ता मानते हैं, क्योंकि वहीं से एक परंपरा जो है बनती चली गई। और केशव दास आए, उसके बाद बहुत दिनों तक वो परंपरा चली नहीं, इसलिए केशव दास को शुक्ल जी केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते। तो देखिए क्या है, हिंदी में रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले रस अलंकार आदि का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया है। और ये देखिए 2 बार आ चुका है, 2018 और 2021 में। विश्लेषण क्या है, रीतिकाल के प्रवर्तक को लेकर शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को प्राथमिकता दी है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय पद्धति पर लक्षण ग्रंथों के निर्माण की परंपरा को ठोस रूप दिया है। अब और देखेंगे क्या है, रीतिकाल की कविता और दरबारी संस्कृति, इसके ऊपर देखिए क्या कथन है। रीतिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य राजाओं को प्रसन्न करना और श्रृंगार रस की फुहारे छोड़ना था। आपको पता है कि रीतिकाल को काला अंधकार युग भी कहते हैं, क्योंकि उस समय क्या था कि समाज को केंद्र में रखकर कोई भी रचनाएं नहीं की गई, खाली अपन राजाओं की प्रशंसा की गई धन अर्जन के लिए, यश अर्जन के लिए। इसलिए उस समय की जो रचनाएं हैं ज़्यादातर मतलब कि नक्शे का वर्णन हमें देखने को मिलता है, और उसमें राजाओं का वर्णन हमें बस देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 2 बार आ चुका है, 2017 और 2020 में, कि रीतिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य राजाओं को प्रसन्न करना और श्रृंगार रस की फुहारे छोड़ना था। तो ये शुक्ल जी का है और आया हुआ है 2 बार। विश्लेषण ये है कि रीतिकाल की दरबारी संस्कृति और आश्रयदाताओं की रुचि पर कटाक्ष करते हुए शुक्ल जी ने इस काल की सीमाओं को स्पष्ट किया है कि यहाँ कविता कला मात्र बनकर रह गई थी। कविता क्या थी? कला मात्र बन के रह गई थी। जबकि आपको पता है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है? साहित्य का उद्देश्य है समाज का उद्धार करना, और जो कविता क्या है वह भी उसका एक तरह से पार्ट है। कविता भी साहित्य का पार्ट है, तो उसने साहित्य और समाज का उद्धार नहीं किया उस समय, इसलिए ये कथन कहा गया है। अब देखिए केशव दास की कठिन काव्य का प्रेत, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कथन है, और ये पूछा जाता है। केशव को आचार्य का पद तो मिल गया, वे कठिन काव्य के प्रेत कहे गए, क्योंकि वे हृदय की कसौटी पर अपनी कविता को पूरी तरह कस नहीं पाए। मतलब उनकी कविता में ना हृदय, मतलब
वह भाव नहीं था कि लोग उससे जुड़ सके। उन्होंने खाली व्याकरण के शब्दों को और जो कविता को गढ़ने का रूल होता है उन नियम कानूनों में ही बंधकर उन्होंने कविताएं की, और वो क्या है, लोगों को समझने में बहुत दिक्कत हुई, इसलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। और देखिए ये 2019 में और 2022 में और 2024 में 3 बार आया हुआ ये कथन है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। शुक्ल जी ने केशव की विद्वता का आदर तो किया, लेकिन उन्हें सच्चा हृदय वाला कवि न मानकर पांडित्य प्रदर्शन करने वाला आचार्य माना। इसी प्रसंग में उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या किया है, क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने केवल अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से, उसमें कुछ भी समाज को समाहित, मतलब समाज का उससे कुछ भी भला नहीं हुआ, समाज क्या है उससे जुड़ नहीं पाया। अब देखिए क्या है, बिहारी सतसई की कैतिक कला। बिहारी सतसई की कला के बारे में क्या कहा गया है कि बिहारी की वाक चातुरी और कल्पना की समाहार शक्ति का ऐसा अद्भुत उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। सतसई के एक एक दोहे पर रत्न जड़े हुए प्रतीत होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है बिहारी के बारे में, और ये पूछा गया है, देखिए 2-3 बार आया हुआ है, 2018 में भी आया है और 2020 में भी आया है। क्या है, मुक्तक काव्य के रूप में बिहारी सतसई की संक्षिप्तता और गागर में सागर भरने की कला की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने बिहारी की कल्पना की सराहना की है। तो गागर में सागर भरने की अगर कोई भी कथन आए, गागर में सागर भरने का काम किसने किया है रीतिकाल में, तो बिहारी ने किया है। और इनसे प्रश्न जो है इस तरह से बनते हैं। अब देखिए क्या है, बिहारी की श्रृंगारिकता और नायिका भेद, इस पे भी प्रश्न बनता है। बिहारी की कविता श्रृंगार रस के ग्रंथों की एक ऐसी अनोखी पिटारी है जिनमें नायिका भेद और ज्योतिष के ज्ञान का भी अद्भुत मिश्रण है। नायिका भेद भी है और ज्योतिष का भी ज्ञान का अद्भुत मिश्रण किया गया है इसमें। 2021 में ये आ चुका है। और देखिए इसका विश्लेषण क्या है, बिहारी के काव्य में शास्त्रीय ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, नीति और श्रृंगार के मेल को शुक्ल जी ने विस्तार से समझाया है। घनानंद और स्वच्छंदतावादी काव्य, देखिए लक्षण ग्रंथों की परंपरा से बाहर निकलकर विशुद्ध प्रेम की पीर को वाणी देने वाले घनानंद रीतिकाल के सबसे बड़े मर्मस्पर्शी कवि हैं। घनानंद के बारे में ये कथन है। और देखिए 2017, 2019 और 2023 3 बार ये कथन रिपीट हुआ है। रीतिकाल के तमाम दरबारी कवियों के बीच घनानंद का प्रेम व्यक्तिगत, निश्चल और वास्तविक वेदना से युक्त था। शुक्ल जी ने उन्हें रीति मुक्त धाराओं में सर्वोच्च स्थान दिया था। देखिए घनानंद की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था सुजान। सुजान से वो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन क्या है, वो राज नर्तकी थी और उसने घनानंद के प्रेम को स्वीकार नहीं किया और वह उनके साथ जाने को राजी नहीं हुई। तो उनसे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि मैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ वो मेरे साथ प्रेम नहीं करती, और उनके साथ उन्होंने एक तरह से साथ नहीं दिया। इसलिए उनकी वेदना जो है बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक, मतलब खुद की वेदना को उन्होंने बड़े ही भावपूर्वक व्यक्त किया है, ठीक है, तरीके से व्यक्त किया। घनानंद की भाषा और लाक्षणिकता, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा रीतिकाल के किसी अन्य कवि का नहीं। वे लक्षणा और व्यंजना के मर्मज्ञ थे। लक्षणा और व्यंजना के मर्मज्ञ थे। 2 बार आ चुका है ये कथन, 2020 में और 2022 में। ब्रज भाषा के विविध प्रयोगों और शब्दों को मरोड़ने की अद्भुत क्षमता घनानंद में थी, जिसे आचार्य शुक्ल ने मुक्त कंठ से स्वीकारा है। सेनापति का प्रकृति चित्रण, सेनापति आपको पता है ये सेनापति कवि हैं, ठीक है, आचार्य हैं, सेनापति एक तरह से कवि हैं। तो ऋतु वर्णन में सेनापति जैसा मर्मस्पर्शी और प्रकृति के वास्तविक रूप को देखने वाला कवि रीतिकाल में दूसरा नहीं हुआ। सेनापति ये कोई सेनापति नहीं है, ये रचनाकार हैं, इनका नाम ही है सेनापति।
तो ऋतु वर्णन में सेनापति जैसा मर्मस्पर्शी और प्रकृति के वास्तविक रूप को देखने वाला कवि ऋतुकाल में दूसरा नहीं हुआ। और ये कथन 2018 में और 2021 में आ चुका है। ऋतुकाल के अधिकांश कवियों ने प्रकृति को केवल उद्दीपन रूप में देखा, किंतु सेनापति ने आलंबन रूप में भी प्रकृति का सूक्ष्म और जीवंत चित्रण किया है। पद्माकर की फक्कड़ प्रकृति और कला। पद्माकर की भाषा में जो स्वाभाविक प्रवाह और अनुप्रासों की जो चलती हुई छटा है वह अन्यत्र दुर्लभ है। पद्माकर के बारे में ये कथन है और 2019 में आया हुआ है। और देखिए, पद्माकर की भाषा की रवानगी और उनके कवित सवैयों की लोकप्रियता का आकलन करते हुए शुक्ल जी ने उन्हें ऋतुकाल का अंतिम प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि माना है। अंतिम प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि शुक्ल ने किसको माना है? तो पद्माकर को माना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शुक्ल जी का बयान है, कथन है। अब आ जाते हैं हम आधुनिक युग में गद्यकाल पर। गद्यकाल, आधुनिक युग या पुनर्जागरण काल, इन सभी नामों से हम जानते हैं। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में, इन सभी नामों से हम इसको जानते हैं। आधुनिक काल का प्रवेश और गद्य का विकास। आधुनिक काल की जो महत्वपूर्ण, एक तरह से वो कह सकते हैं ना, घटना, वो क्या था? गद्य का आविर्भाव, मतलब गद्य रचनाएं लिखी जाने लगी, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आधुनिक काल में। तो देखिए क्या है, संवत 1900 से हिंदी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात होता है जिसे हम आधुनिक काल या गद्यकाल कहते हैं। ये कथन देखिए पूछा गया है कि ये कथन किसका है? संवत 1900 से हिंदी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात होता है जिसे हम आधुनिक काल या गद्यकाल कहते हैं, 2018 में और 2020 में। आधुनिक काल के नामकरण और इसके प्रारंभ की सीमा को निर्धारित करते हुए शुक्ल जी ने बताया कि इस काल की सबसे बड़ी विशेषता गद्य विधा का उदय था या विकास था। आप ऐसे समझिए। और ये आधुनिक काल के बारे में कहा गया है, शुक्ल का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी गद्य की भाषा के बारे में क्या है? भारतेंदु ने गद्य की भाषा को परिमार्जित किया और बोलचाल की भाषा को साहित्य के साथ जोड़ा। वे हिंदी साहित्य के नवयुग के अग्रदूत थे। 2017 और 2021 में देखिए ये पूछा गया है। और क्या है? भारतेंदु युग के योगदान को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी बताते हैं कि किस प्रकार भारतेंदु ने खान पान और बोलचाल की भाषा खड़ी बोली को साहित्य का माध्यम बनाया है। भारतेंदु मंडल और जनरुचि का विकास। भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों ने जनरुचि को जगाया और देश प्रेम, समाज सुधार जैसे विषयों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। 2 बार आ चुका कथन है, 2019 में, 2022 में। और देखिए, साहित्य को राजदरबारों से निकालकर जनता के बीच लाने का श्रेय भारतेंदु मंडल को जाता है, जिसकी पुष्टि शुक्ल जी अपने इतिहास में की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और व्याकरण की शुद्धता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से व्याकरण और भाषा की शुद्धि का जो बीड़ा उठाया वह हिंदी गद्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। किसके बारे में? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से एक युग का ही पूरा नाम चलता है, द्विवेदी युग। 1903 से 1918 तक इन्होंने 1920 तक इन्होंने काम किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 2 बार आया हुआ कथन है, 2018 में और 2020 में। क्या है? द्विवेदी युग में व्याकरण, वर्तनी और भाषा के मानकीकरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को शुक्ल जी ने अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। द्विवेदी युगीन कविता और इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी काल की कविता में इतिवृत्तात्मकता, विवरणात्मकता की प्रधानता थी। उसमें वह अंत प्रेरणा या मर्मस्पर्शिता नहीं था जो आगे चलकर छायावाद में आया। तो ये कथन भी शुक्ल का है, 2017 में आया है, 2019 में और 2023 में।
यह परीक्षा का सबसे पसंदीदा कथन है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है घटना वर्णन या इतिवृत्त प्रस्तुत करना। शुक्ल जी ने इस काल की कविताओं को गद्य जैसी सपाट बयानी माना है। गद्य जैसी सपाट बयानी किस काल की रचना को शुक्ल जी ने माना है? तो द्विवेदी काल की रचना को माना है। मैथिली शरण गुप्त और साकेत की प्रबंध शैली। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में प्रबंध कौशल और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। 2021 में पूछा गया है। देखिए प्रबंध के बारे में क्या कहा गया है। प्रबंध काव्यों की रचना में गुप्त जी की क्षमता और साकेत के माध्यम से उपेक्षिता उर्मिला को न्याय दिलाने के उनके प्रयास की सराहना शुक्ल जी ने की है। मैथिली शरण गुप्त ने उन स्त्रियों के बारे में लिखा जो कि अपने जीवन में बहुत कष्ट सही, और उसका वर्णन हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। जैसे कि उर्मिला के बारे में लिखा जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी। यशोधरा के बारे में लिखा जो कि भगवान बुद्ध की पत्नी थी। तो उनको कभी वो यश नहीं मिला, तो वो यश दिलाने का काम मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। छायावाद और आधुनिक गद्य के प्रमुख कथन। छायावाद का अर्थ और रहस्यवाद। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझा जाना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ ब्रह्मा या अज्ञात सत्ता को संबोधित किया जाता है, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के रूप में। तो छायावाद वाला ये जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। असर्सर रीजन में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 2 बार आ भी चुका है, 18 में और 2022 में। देखिए क्या है। छायावाद की परिभाषा पर बात करते हुए शुक्ल जी ने स्पष्ट किया कि इसे केवल रहस्यवाद नहीं माना जा सकता, बल्कि यह शैलीगत और अभिव्यंजनागत विशेषता भी है। छायावाद की चित्र भाषा और लाक्षणिकता। छायावाद में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का ऐसा प्रयोग हुआ जिससे अभिव्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म और चित्रमयी हो गई। 2 बार आ चुका है, 2019 में और 2021 में। देखिए क्या है। छायावादी कवियों द्वारा सीधी बात कहने के बजाय प्रतीकों और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करने की प्रवृत्ति पर शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण कथन हमें देखने को मिलता है। देखेंगे मुकुटधर पांडे और छायावाद का प्रथम प्रयोग। देखिए छायावाद का जो प्रवर्तक है मुकुटधर पांडे को माना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। छायावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में के लेख में लिखकर किया था, इसीलिए इनको प्रवर्तक माना जाता है। और देखिए शारदा पत्रिका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है छायावाद के संदर्भ में, क्योंकि पूछा जाता है। 2017 और 2020 में इससे प्रश्न आया हुआ है। ऐतिहासिक तथ्य के रूप में शुक्ल जी ने यह स्वीकार किया कि छायावाद शब्द की शुरुआत या इस पर सबसे पहले चर्चा मुकुटधर पांडे के निबंधों में मिलती है। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। आपको पता होगा कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं और उनके 3 सबके उपनाम भी हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, महादेवी जी को सरस्वती कहा जाता है, उनको शक्ति भी कहा जाता है, देवी भी कहा जाता है, मीरा दूसरी मीरा भी कहा जाता है। वहीं देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को शिव कहा जाता है, और जो हमारे एक और कवि हैं उनका नाम, उनको क्या कहा जाता है, पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें श्रद्धा और मनु के माध्यम से मानव मन की वृत्तियों और समन्वयवादी दार्शनिक चेतना का सुंदर विकास दिखाया गया है। 2019 और 2022 में और 2024 में ये शुक्ल जी का कथन देखिए आया है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कामायनी के 3 सर्ग श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा जो है नेट में लगा हुआ है।
विस्तृत विश्लेषण क्या है? प्रसाद की कृति कामायनी के महाकाव्य स्वरूप और उनमें निहित शैव दर्शन आनंदवाद के सामंजस्य को शुक्ल जी ने सराहा है। देखिए, इनके दर्शन भी पूछा जाता है कि किसका दर्शन क्या है। तो जो प्रसाद जयशंकर प्रसाद है, उनका जो दर्शन है शैव दर्शन है। वहीं सबके जो दर्शन है वो आपको पता होने चाहिए, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दर्शन थोड़ा सा अभी मुझको क्लियर मतलब कंफ्यूज थोड़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा उसको भी, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ओज और विद्रोह। निराला जी की कविता में बंधनों से मुक्ति और ओज का जो रूप दिखाई देता है वह उनकी क्रांतिकारी चेतना का परिचायक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो दर्शन है ना, वह अद्वैतवाद, हाँ मुझे ध्यान आ गया, अद्वैतवाद इनका दर्शन है। फिर हमें देखने को मिलता है वो जो महादेवी वर्मा का दर्शन है, बौद्ध दर्शन से वो प्रभावित है। और एक का जो दर्शन है वो है, अभी देखिए फिर भूल गया मैं, अभी ध्यान आएगा तो बता दूंगा। देखिए 2 बार ये कथन पूछा गया, 2018 में, 2021 में। किसके बारे में? निराला जी की कविता में बंधनों से मुक्ति और ओज का जो रूप दिखाई देता है वह उनकी क्रांतिकारी चेतना का परिचायक है, 2018-2021 में। निराला द्वारा छंदों के बंधन को तोड़ने मुक्त छंद का प्रयोग और उनकी कविताओं जैसे जूही की कली में प्रकृति व विद्रोह के स्वर को शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। सुमित्रा नंदन पंत की प्राकृतिक सुकुमारता। पंत की कविता में प्रकृति का कोमल और जीवंत रूप झलकता है। उनकी भाषा में एक खास प्रकार का संगीतमय माधुर्य है। और 2020 में और 2030 में ये आया हुआ है। और क्या है, सुकुमार कवि, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है पंत को। और सुकुमार कवि कहे जाने वाले पंत की कविता में कोमलकांत पदावली और प्राकृतिक दृश्यों के मानवीकरण की विशेषता पर शुक्ल जी का यह कथन हमें देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा और वेदना की अनुभूति। महादेवी वर्मा और वेदना की अनुभूति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कथन क्या है। महादेवी वर्मा की कविताओं में जो रहस्यवादी वेदना और करुणा का स्वर है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी वाणी में व्यक्तिगत दुख समष्टिगत रूप लेता है। तो 3 बार देखिए आया हुआ ये प्रश्न है, 17 में, 2019 में और 2022 में। इसकी व्याख्या हम देखते क्या है। महादेवी के काव्य में व्यक्तिगत पीर और अज्ञात प्रियतम के प्रति आकुलता को शुक्ल जी ने छायावादी रहस्यवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना है। उत्कृष्ट उदाहरण जो है महादेवी वर्मा के रचनाओं को माना है छायावाद का। अब आ जाते हैं नाटक, उपन्यास और आलोचना से संबंधित प्रमुख कथन, जो कि रामचंद्र शुक्ल के हैं। भारतेंदु के नाटक और मंचन के ऊपर क्या है इनका कथन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों की जो परंपरा चलाई उनमें लोक रुचि और समकालीन राजनीतिक सामाजिक समस्या का सीधा पुट था। 2018 और 2021 में आ चुका है। हिंदी नाटक विधा के आरंभ में भारतेंदु के योगदान, अनुवाद और मौलिक नाटक दोनों का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी ने इसे राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा है। देखिए कभी भी हम नाटकों को पढ़ते हैं ना, तो नाटकों को पढ़ने के लिए हमें प्रसाद को केंद्र में रखना पड़ता है, क्योंकि नाटकों को हम 2 तरह से पढ़ते हैं। प्रसाद से पहले लिखे गए नाटक और प्रसाद जी ने लिखे उसके बाद के नाटकों को। तो नाटकों को इस प्रकार पढ़ते हैं, कहानी को प्रेमचंद को केंद्र में रख के पढ़ते हैं और उपन्यास को भी प्रेमचंद को केंद्र में हम रख के पढ़ते हैं। प्रेमचंद और यथार्थवादी उपन्यास। देखिए प्रेमचंद जी ने उपन्यास को केवल मनोरंजन की वस्तु न रखकर जीवन की वास्तविक समस्याओं और यथार्थ धरातल से जोड़ा है।
तो देखिए ये प्रेमचंद के बारे में कथन है। वहीं देख लेते हैं लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु के बारे में क्या कहा है। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास को कहा जा सकता है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। क्यों है? क्योंकि ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है सिलेबस में भी लगा हुआ है नेट के, और इससे जो है उपन्यास में भी प्रश्न बनता है, कथन कारण वाले और कथनों के साथ असर्शन रीजन हर प्रकार के इससे, और मिलान वाले में भी ये प्रश्न बनता है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 2017-2020 में आ भी रखा है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। शुक्ल जी ने अंग्रेजी उपन्यास शैली पर आधारित भारत का पहला मौलिक हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अपनी आलोचना पद्धति। देखिए क्या है, आलोचना का कार्य केवल ग्रंथों की प्रशंसा करना या दोष निकालना नहीं है, बल्कि कला के मर्म तक पहुंचना और पाठक को उसका रस समझाना है। यह महत्वपूर्ण कथन है। आलोचना का कार्य केवल ग्रंथों की प्रशंसा करना या दोष निकालना नहीं है, बल्कि कला के मर्म तक पहुंचना और पाठक को उसका रस समझाना है। तो 2018 में आया है और 2021 में आया है। और देखिए क्या है, शुक्ल जी की स्वयं की समीक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक और रसवादी आलोचना का मूल आधार यह कथन है, जो उनकी चिंतामणि और इतिहास ग्रंथ में झलकता है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रति दृष्टिकोण क्या है उनका? जायसी का पद्मावत एक ऐसा प्रबंध काव्य है जिसकी कथा वस्तु और कल्पना दोनों भारतीय लोक जीवन में रची बसी है। जायसी का जो कथानक है आपको पता है कि पद्मावत कहानी के ऊपर बेस्ड है, और पद्मावत कहानी जो है भारत की कहानी है, लेकिन उसका जो शैली मतलब रूपांतरण मसनवी शैली की तरह से उसको एक तरह से पेश किया गया है ना। अब देखिए क्या है, 2 बार आया है, 2019 में और 2023 में। जायसी के सूफी मत और भारतीय अद्वैतवाद के समन्वय को शुक्ल जी ने महाकाव्य की सफलता का आधार माना है। तुलसी, सूर और जायसी की त्रयी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के आकाश में सूर और तुलसी सूर्य और चंद्रमा के समान है, और जायसी एक दैदीप्यमान नक्षत्र है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है, और 2017 में और 2020 में आया है। यह शुक्ल जी का सबसे प्रसिद्ध उपमात्मक कथन है, जिसमें वे हिंदी के शीर्षस्थ 3 महाकवियों को दर्जा तय करते हैं। आदिकाल की सामग्री का मूल्यांकन। आदिकाल की सामग्री इतनी अनिश्चित और अप्रामाणिक है कि उस पर एक सुव्यवस्थित इतिहास खड़ा करना बहुत कठिन कार्य था। और परीक्षा वर्ष देखिए क्या है, 2018 और 22 में ये आया हुआ है। विश्लेषण देखते हैं इसका क्या है, व्याख्या। इतिहास लेखन की शुरुआत में वीरगाथा काल की फटी पुरानी सामग्रियां और रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर शुक्ल जी द्वारा आई कठिनाइयों का यह वर्णन है। रीतिकाल के कवियों की आचार्यत्व की होड़। रीतिकाल के कवियों में आचार्य बनने की एक होड़ भी लगी हुई थी, जिसके कारण उन्होंने संस्कृत के लक्षणों का हिंदी में अनुवाद मात्र किया। 2019 में और 2021 में आया हुआ है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों के कवि और आचार्य दोनों रूपों पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने उनकी मौलिकता की सीमा को रेखांकित किया है। कबीर के ज्ञान मार्ग पर इस्लामी और दार्शनिक प्रभाव। कबीर ने ज्ञान मार्ग की जो बातें कही उनमें भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व का मेल था, लेकिन उनका ढांचा पूरी तरह खंडनात्मक था। 2020 में और 2023 में आया है।
कबीर की वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने बताया कि कबीर ने अद्वैतवाद को तो अपनाया, लेकिन मूर्ति पूजा और ब्रह्मचारों का विरोध करने में वे अड़ियल थे। अब देखिए 50वां कथन क्या है। हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तन, प्रेमघन और भारतेंदु। हिंदी गद्य का प्रवर्तन यदि भारतेंदु ने किया तो उसे परिमार्जित करने और स्थायित्व देने का श्रेय द्विवेदी युग को जाता है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिंदी गद्य के ऊपर, और आधुनिक काल से ये जो कथन है पूछा जाता है। और देखिए रामचंद्र शुक्ल के जितने कथन हमने अभी यहाँ देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में जहाँ पे हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम होगा इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लिया, पढ़ लिया और ये सारे कथन आपने रट लिए, तो आप कम से कम कुछ भी नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चंस को आप सीधे तौर पे सही नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम उसमें जो गलत कथन रहेंगे एलिमिनेट करके उसको सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो तरीका है, मतलब महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखने का शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए एक तरह से मैं कहूँगा कि ये पूरे हिंदी साहित्य इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निचोड़ है, जो कि हमने 50 कथनों के माध्यम से देखा है। बाकी जो इनका इतिहास ग्रंथ है आपको पता ही है, पूरे 800 से ज़्यादा पेजों का है, और इनकी भूमिका से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। तो हम इनकी भूमिका को भी किसी क्लास में देखेंगे, और इनके जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उनको और गहराई से देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो कथनों वाला आपने अभी देखा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और ख़ुद भी पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बने रहिए साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।